नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी से चैनल में स्वागत है। आज GS2 का वो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो कोई भी ऐसा वर्ष नहीं बीतता है बीपीएससी में जिसमें उससे क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। आई रिपीट कि आज तक कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये टॉपिक आसान भी है। आसान का मतलब ये टॉपिक हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं और समझ सकते हैं आसानी से। ज़्यादा किताब पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरत होती है चीज़ों को फील करना। जब आप सिचुएशन में खुद को महसूस करोगे कि हाँ, मैं खेत में खड़ा हूँ, हमारे समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं, तो आप कृषि को समझ सकते हो। शहर में एसी रूम में बैठ के जो बच्चा कभी गांव नहीं गया, उनके लिए ये मुश्किल टॉपिक हो सकता है, लेकिन हम लोग चूँकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हमारे लिए सबसे आसान टॉपिक और सबसे अच्छा टॉपिक होता है कृषि का सेक्टर। बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो सेक्शन 2 का भाग होता है, यानी कि GS2 का पेपर जो होता है, इसमें सेक्शन 2 जिसमें कौन सा सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो इन दोनों में से एक कृषि संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी में भी थोड़ा सा भाग कृषि का आता है, आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी में भी कृषि का भाग आता है। तो इसलिए आज इस टॉपिक को बेसिक से समझेंगे। मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि हम रटेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ हम समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप समझ गए एग्ज़ाम में और 2-4 डेटा अगर आप याद करके चले गए इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, या 2-4 योजनाएं, तो इस क्वेश्चन को आप आंख मूंद के बिना किसी सहायता के पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को देखना। PDF जो है छोटा सा ही 2 ही पेज का PDF है, इस पर तो हम लोग बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कृषि सेक्टर क्या होता है, इसका इतिहास बताऊंगा, इसका वर्तमान बताऊंगा, इसका भविष्य भी बताऊंगा, इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, विपणन, क्योंकि क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारत में कृषि का क्या इतिहास रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते जाएंगे आज। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कृषि क्या है। कृषि को छोटा मत समझना, ये बहुत बड़ी मानव की उपलब्धि थी। जब हम जंगलों में रहते थे, बिना वस्त्र के घूमते थे या जानवर का छाल पहन के घूमते थे, तब हम कृषि करना नहीं जानते थे। कृषि का जब प्रारंभ होता है तो अपने आप में मध्य पाषाण से हम लोग किस में घुसने लगते हैं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण, नया पला पत्थर का एज जो है, उसमें हम लोग घुसने लग जाते हैं, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का मतलब क्या होता है, स्थिर जीवन, यानी कि मनुष्य ने एग्रीकल्चर सीख लिया। पहले हम क्या करते थे, पहले वन से जो उत्पाद मिला या कहीं पर कोई चीज़ खुद ही उपजा हुआ है तो उसको काट के खा लेते थे और अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन कृषि का खोज ये जो था कि ज़मीन का एक टुकड़ा ले लो, उसको जंगल जला के साफ़ कर दो, यहाँ पर बीज छिड़क दो, तो बीज की पैदावार होगी तो उसको हम खा लेंगे। इसका मतलब ये था कि खेत के पास में हमारा अपना घर बसने लग गया। हम घुमंतु से अस्थाई जीवन की ओर प्रवेश करने लग गए। समझते जाओगे धीरे धीरे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हाँ, क्या था कृषि। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इससे स्थिर लोग होके बसने लग गए कहीं कहीं। कृषि के विकास से ही जो बड़े बड़े बस्तियों का विकास देखते हो, महाजनपद, जनपद काल आप पढ़ते हो, तो वो सब कृषि के विकास से ही संभव हो पाया। हड़प्पा का पीरियड जब आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि बहुत बड़े बड़े शहर बसे थे, उसके मूल में कृषि और व्यापार व्यवस्था ही था। लेकिन वैदिक लोग घुमंतु थे क्योंकि वो पशु चारक थे, वो कृषक नहीं थे। इतिहास समझना, ज्योग्राफी समझना, वर्तमान अपने आप दिमाग में घुस जाएगा। कृषक थे, वो कृषक नहीं थे वैदिक लोग, इसलिए घुमंतु जीवन जीते थे। कबीलाई समाज होता था उनका, समझ रहे हो ना। लेकिन जनपद काल में जब हम घुसते हैं तो धीरे धीरे कृषि बढ़ने लग जाता है। लोहे की खोज के बाद ज़मीन को गहरी जुताई से जोतना संभव हो जाता है। गहराई से जब जोतना संभव हो जाएगा तो फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा, बड़े बड़े राज्यों का निर्माण होता है, मगध जैसे साम्राज्य बन जाते हैं। तो इन सब के मूल में क्या था, कृषि और कृषि से जुड़े हुए तकनीक शब्द को यूज करना। हड़प्पा वासी जो थे वो पत्थर के हल का उपयोग करते थे।
तांबा का छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करते थे, लेकिन जनपद व उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद और जनपद काल में लोहे का हल का उपयोग होने लग गया। इससे क्या हुआ, मजबूत हथियार बने, मजबूत हल बना, जमीन को तोड़ना आसान हो गया, जंगलों को जलाना और काटना आसान हो गया था। अब आते हैं भारत के, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया, यहीं से हमारे जीवन में कृषि की शुरुआत होती है। हड़प्पा पहला जगह है जहाँ पर कपास का उत्पादन किया गया था। भारत में सबसे पहले मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में पड़ता है अभी, वहाँ पर हमें पता चलता है कि वहाँ पर कृषि का सबसे पहले शुरुआत किया गया था। हड़प्पा से हल वगैरह भी मिलते हैं। ये सब आपको आंसर में नहीं लिखना, मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कृषि क्या है। अब आते हैं भूगोल पर। भूगोल क्यों ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। भारत थोड़ा सा ख़राब बने तो उसके लिए ठीक है, जो भी है, बहुत ख़राब बना, इतना ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये उत्तर का मैदान है, पूरा उत्तर का मैदान ले लो, ओके। किन किन नदियों से मिलकर बना है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। इसके अलावा भारत के किन किन भागों में होता है? तो इसके अलावा भारत के इन भागों में भी एग्रीकल्चर होती है। इस भाग में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, इन भागों में भी होती है, यहाँ पर भी होती है, सब जगह भारत में एग्रीकल्चर होता है। लेकिन उत्तर के मैदान जो हैं, जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्र हैं। आपको भारत में कृषि और कृषि में भारत समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। आज भी यहाँ पर बीज छिड़क के लोग आ जाते हैं तो भी साल में 3 से 4 फसल उगाते हैं। बाकी दुनिया के देशों में जाओ, उर्वरक डाल डाल के परेशान होते हैं, तो साल में 2 फसल ज़्यादा से ज़्यादा उपजा पाते हैं। इसलिए भारत के उत्तर का मैदान, बिहार का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान जो है बंगाल के क्षेत्र में है, या नॉर्थ ईस्ट में असम के भागों में देखोगे, या पाकिस्तान के पंजाब है, या वर्तमान अपना पंजाब है, ये सब मैदान दुनिया का सबसे उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए जहाँ भी कोई उपजाऊ क्षेत्र होता है वहाँ पर दुनिया की जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। तो उत्तर के भारत के मैदान में यूपी का 20-25 करोड़, बिहार का 10-15 करोड़ जोड़ लो, पूरे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप सब इसी में समा जाएंगे, इतनी जनसंख्या निवास करती है यहाँ। तो कृषि से जनसंख्या भी संबंधित होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों इन क्षेत्र में उपजाऊ होते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोमट मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है उनकी प्रधानता है यहाँ। नदियाँ पहाड़ों से काट काट के निक्षेप लाती हैं, मिट्टियाँ लाती हैं, और जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर पूरा का पूरा विस्तार है, गंगा से लेकर, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक के मैदान में, ओके। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि साल में कुछ महीने, चौमासा जिसको कहा जाता है, 4 माह ऐसे होते हैं जिनमें भारी बारिश प्राप्त करते हैं हम लोग। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उत्तर के मैदान में ही छोटा सा अपना राज्य है जिसका नाम है बिहार, ओके। बिहार में भी बहुत सारी नदियां हैं जो हिमालय क्षेत्रों से आती हैं, गाद लेकर आती हैं, गाद फैला देती हैं, इसलिए मिट्टी वहाँ की बहुत ही उपजाऊ है। अमेरिका के कई सारे संस्थान हैं जिन्होंने बिहार में स्थित गंगा दोआब का जो क्षेत्र है उसका विश्व का सबसे सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बोला है। उन्होंने बोला कि अगर इस बिहार के मैदान में थोड़ा सा कृषि में तकनीक को बदला जाए तो इसको, जो हमारा उत्पादन होता है, उसको 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। समझने की कोशिश करना आप लोग, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो बिहार का क्षेत्र है वहाँ पर कृषि से संबंधित हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी में भी, भारत में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली सीधे तौर पर भारत के लगभग में 60% जनसंख्या, और अगर बिहार राज्य की बात करें तो बिहार के लगभग में 75% जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। इस डेटा को भी याद रखना, 60% के करीब में भारत की जनसंख्या और 75% के करीब में बिहार की जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है।
इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे वो पृथ्वी पर जीवित कोई भी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सब किसी को प्रभावित करता है। इसमें परिवर्तन ला दीजिए, पूरे पृथ्वी पर परिवर्तन आ सकता है। इसी साल को ले लेते हैं। आफ्टर कोरोना क्या हुआ है दुनिया में, इस साल वर्षा की जो पैटर्न था उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ, अस्थायी रूप से नहीं आया, इसी साल आया है। अगले साल हो सकता है ठीक हो जाए। इस साल हुआ क्या है वर्षा में कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए थी, जैसे राजस्थान का क्षेत्र, जैसे गुजरात का क्षेत्र, इन जगहों पर भारी वर्षा देखी गई है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदान जो हैं वो जिस समय बारिश होनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई है। बारिश कब हुई है? सितंबर में, अगस्त के लास्ट में। इससे क्या हुआ, जो ठंड के लिए सब्जियां आनी थी वो सभी क्या हो गई, महंगी हो गई हैं। आज आप 200 किलो का मटर मिलता है, 200 रुपये किलो, समझ रहे हो ना, 200-150 से ऊपर ही मिलता है मटर। समझ सकते हो क्यों? क्योंकि वर्षा समय पर नहीं हुई है। तो आप चाहें ना चाहें, आपके शरीर का वस्त्र से लेकर आपने जो सुबह में नाश्ता किया होगा या चाय पिया होगा, हर चीज़ कृषि सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर में एक और चीज़ को जोड़ा जाता है, वो कौन सा है? पशुपालन, मत्स्य पालन। ये सब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जोड़ दिया गया। ये सब भी एग्रीकल्चर सेक्टर के भाग हैं। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये सब प्राइमरी सेक्टर के भाग होते हैं किसी भी इकॉनमी में। प्राथमिक क्षेत्र जिसको कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र इकॉनमी में क्या होते हैं? वो क्षेत्र होते हैं जो हम प्रकृति से डायरेक्टली प्राप्त करते हैं और यूज कर लेते हैं। प्राथमिक सेक्टर को जब हम प्रोसेस करते हैं, जैसे खनिज ले लिया, खनिज से लोहा बनाया तो वो सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है, और जो प्रचार प्रसार किया लोहे का वो टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। सॉफ्टवेयर का उद्योग टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। तो इसी तरह से चलता है। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसी में कृषि आता है। भारत की इकॉनमी में लगभग में 15% के आसपास है ये। बिहार की इकॉनमी में लगभग में 19% के आसपास है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन भारत में जॉब क्रिएटर में प्राइमरी सेक्टर आज भी लगभग में 60% जॉब जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही क्रिएट होते हैं, भारत में भी, और बिहार की भी स्थिति कदाचित यही है। इसीलिए कृषि सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इस पर सरकार इतना फोकस रहती है। हर साल सब्सिडी दिए जाते हैं। जो भी इसकी समस्याएं हैं हम हर उन चीज़ों को देखेंगे एक एक करके और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, अगर पूरी दुनिया की बात करें हम, तो पूरी दुनिया का लगभग में 2.4% जो भूमि का क्षेत्र है वो अपने पास है, भूमि का क्षेत्र। और क्या है, लगभग में पूरी दुनिया का 4.2% पानी है अपने पास, भारत के पास। लेकिन भारत के 17.5% जनसंख्या जो है उसका भरण पोषण हम इसी चीज़ से करते हैं। तो इसलिए भारत में कृषि संकट या कृषि के क्षेत्र को लेकर जो भी समस्याएं समाधान होती हैं वो हर साल चर्चा में रहता है। भारत की आज़ादी के बाद शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीता है जिसमें कृषि में उत्पादकता निगेटिव में रही हो। हमने आज़ादी के बाद से एक ऐसा दौर भी देखा है जब हम खाद्यान्न के आयातक थे, हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। अमेरिका हमें सड़ी हुई गेहूं और घटिया किस्म की गेहूं बेचता था। तो जिससे परेशान होकर जब 1965 का वॉर चल रहा था, 1965 का, तो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त था। उसने बोला कि आप वॉर ख़त्म कीजिए, नहीं तो हम आपको गेहूं नहीं देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था कि हम एक संध्या का खाना छोड़ देंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो ये जो नीति थी ये इसलिए थी कि उस समय भारत की कृषि उत्पादकता बिल्कुल कम थी। उसके बाद हमने देखा कि 1975 के दौर में नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है, स्वामीनाथन जी का नाम आता है, जो गेहूं के उत्पादन में बूस्ट आया, ख़ास तौर से कहाँ पर? पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र। तो इसको हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। इसमें क्या हुआ था? उन्नत किस्म के बीज, उन्नत बीज, खाद का अत्यधिक उपयोग, खाद जो होता है खाद, उर्वरक, उसके अलावा जो पानी का अत्यधिक उपयोग किया गया। इससे इतना अधिक गेहूं का उत्पादन हो गया कि हम इंपोर्ट करते थे गेहूं का, हम निर्यात करने लग गए गेहूं का। धीरे धीरे जब गेहूं के निर्यातक बने हम, तो बाकी फसलों में भी धीरे धीरे क्रांतियाँ आने लग गई। श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति, ये जो आप क्रांतियाँ अलग अलग सुनते हो, हरी क्रांति वगैरह सब, ये सारी क्रांति किससे जुड़ी है? कृषि सेक्टर से जुड़ी है।
आज भारत दुनिया में खाद्यान्नों का सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। गेहूं का निर्यात पिछले 1 साल में 2 गुना हो गया है। सबसे बड़े निर्यातकों में से एक हैं हम गेहूं के। चावल भी हम बहुत बड़े निर्यातकों में से एक हैं। हम दाल का भी उपयोग भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। फल, सब्जी, मछली, हर चीज़, मांस, हर चीज़ के उत्पादन में हमारा टॉप रैंक आता है। दुग्ध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। उपभोग के मामले में भी नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन उपभोग में। ओके, तो ये सब डेटा जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 75 वर्षों में एक देश जो खाद्यान्न का निर्यातक बन गया है वो कभी बहुत ही गरीबी स्थिति में था, आयातक था, और आज निर्यात कर रहे हैं। तो इस स्थिति को हमने कैसे प्राप्त किया? तो अलग अलग सेक्टर्स में क्रांतियां लाकर हमने प्राप्त किया है। पहले हमने हरित क्रांति लाई जिसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाया, जिससे खाद्यान्न आत्मनिर्भर बने। आपने गाने सुने होंगे उसी पीरियड के, जो रोटी कपड़ा मकान मूवी देखा होगा मनोज कुमार का, उसमें है ना कि देश की धरती सोना उगले, वो गाना किस समय बना है? हरित क्रांति के बाद का वो गाना है। तो समाज से ही मूवी भी जुड़ा हुआ होता है। और उससे पहले का देखो तो अब जैसे 2 बीघा ज़मीन है, देखा होगा आपने बलराज सहनी का। तो उस तरह की मूवी में क्या दिखाया है कि कितनी अधिक गरीबी दिखाई है। तो मूवी भी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज से, हमसे जुड़ी हुई होती है। तो ये सारे चीज़ों पर आज चर्चा करके मैंने एक इंट्रो देने की कोशिश की है आपको। अब हम चलेंगे कि हमने जो इतना क्रांति किया, उत्पादन किया, PDF पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं आपके दिमाग में पूरी की पूरी फिल्म बना दूँगा कि कृषि क्या है। ओके, कृषि हर चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। ये चीज़ जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो अपने आप समस्या लिखाएंगे। चलिए, हरित क्रांति हुआ। हरित क्रांति में पहला चीज़ हमने क्या देखा? हाइब्रिड बीज। ओके, हाइब्रिड तरीके का बीज देखा हमने। हाइब्रिड या जिसको संकर कहा जाता है, संकर नस्ल का बीज देखा था हमने। संकर नस्ल का पहला तो संकर नस्ल का बीज हो गया। दूसरा हमने क्या देखा? अत्यधिक उर्वरक का उपयोग। तीसरा हमने क्या देखा कि पानी का हद से ज़्यादा उपयोग। तो जब इन 3 चीज़ों का उपयोग करोगे तो इसका कुछ दुष्परिणाम भी तो होगा। वो दुष्परिणाम भी हम ही ने झेला। कैसे झेला हमने? हमारी जो ज़मीनें हैं वो बंजर होने लग गई धीरे धीरे। इसको समस्या में गिनाना है आपको। अत्यधिक खाद के उपयोग से, उर्वरक के उपयोग से। भौम जल जो है, पानी जो ज़मीन के अंदर का पानी है, हमने इतना ज़्यादा बोरिंग और दमकल चलाया कि उसमें कमी आ गई। ओके, जो विषमता है समाज में, विषमता का मतलब क्या होता है? कुछ लोग तो अमीर बन गए, कुछ लोग गरीब बन गए। पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसान तो अमीर हो गए, लेकिन पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का कोई भी प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलता है। इससे क्या हुआ? इससे क्षेत्रीय विषमता आई। बिहार के लोगों को पंजाब जाना पड़ता है गेहूं काटने के लिए, क्योंकि अपने यहाँ गेहूं का उत्पादन कम होता है। आज समझ में आई कि क्यों चलती है बिहार से पंजाब के लिए स्पेशल ट्रेनें। क्योंकि हरित क्रांति के दौरान जो विषमता पैदा हुई, वो विषमता आज तक पाटी नहीं जा सकी है। वो विषमता बढ़ती ही जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि इन्हीं क्षेत्रों में क्यों हुई क्रांतियाँ, या इन्हीं क्षेत्रों में क्यों उत्पादन बढ़ा, बिहार में क्यों नहीं बढ़ा? ध्यान रहे, मैं बिहार की समस्या बता रहा हूँ, समझदारी से समझना मैं जो कह रहा हूँ। इन क्षेत्रों में जो हदबंदी है, जमींदारी के जो सुधार व्यवस्था लागू किया गया, भू सुधार व्यवस्था 1951 में कानून बनाकर, वो अच्छे से लागू किया गया। इन क्षेत्रों में क्या होता है? एक किसान होता है जिसका मैक्सिमम ज़मीन का टुकड़ा एक ही जगह होता है। अब ज़्यादा बड़ा खेत होगा, सोचो एक ही जगह आपके सारे ज़मीन इकट्ठे हो जाएं तो उसमें खेती करना आसान होता है, उसमें थ्रेसर चलाना आसान होता है। छोटे खेतों में ट्रैक्टर चलाना मुश्किल होता है, उसमें श्रमिकों को लगाना आसान होता है, उसमें पानी देना आसान होता है, उसकी रखवाली करना आसान होता है, मैनेज करना आसान होता है एक बड़े खेत को। लेकिन एक खेत है ईर घाट में 5 कट्ठा, एक खेत है बीर घाट में 5 कट्ठा। अब वहाँ से जाने आने में ही लोगों को लग जाता है समय, तो क्या वो खेती करेंगे? कहाँ रह के रखवाली करेंगे? कहाँ रह के पानी डालेंगे? समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। पॉइंट दिमाग में छपना चाहिए कि हाँ क्या कह रहे हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये कहाँ पर लागू हुआ? ये पंजाब, यूपी, इन सब क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अच्छे से लागू हो पाया, लेकिन बिहार जैसे क्षेत्रों में ये चीज़ लागू नहीं हो पाया था। दूसरी चीज़ क्या थी कि
वहाँ के जो किसान थे वो धनाढ्य किसान थे। धनाढ्य का मतलब क्या होता है? वो निवेश कर सकते थे कृषि में, वो उर्वरक की खरीद कर सकते थे, वो बीज की खरीद कर सकते थे, उन्नत बीजों की। लेकिन चूंकि बिहार के किसान और उत्तर प्रदेश के किसानों के पास उतने ज़्यादा किसान धनाढ्य नहीं थे, क्योंकि छोटी जोत के किसान थे, तो वो ज़्यादा निवेश कृषि में नहीं कर सकते थे। कृषि में जब तक निवेश नहीं करेंगे तब तक उत्पादन कैसे होगा? अगर हम वही ढर्रे पर उत्पादन करते रहे तो उत्पादन में कमी जरूर आती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तीसरा क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो बुनियादी ढांचा होता है, जैसे शीत भंडार चाहिए आपको, जैसे मंडी चाहिए बेचने के लिए, जैसे आपको ट्रैक्टर चाहिए खेती करने के लिए, जैसे आपको बाकी चीज़ें मंडी चाहिए तो आपको थोक भाव में बेचने वाला खरीदने वाला खरीदार भी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो थी बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में या बंगाल के भागों में या उड़ीसा के भागों में विकसित नहीं हो पाई थी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित ही नहीं थी, बड़ी बड़ी मंडियाँ नहीं विकसित थी, तो इसलिए भी वहाँ पर इन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया था ज़्यादा। छोटी जोत तो मैंने बता ही दिया, छोटी जोत एक बड़ी समस्या थी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सिंचाई के स्रोत नहीं थे। जो आप पंजाब में गानों में देखते हो कि नहरें बड़ी बड़ी दिखती हैं आपको, वो बिहार में बहुत बाद में बनी हैं। एक आध नहर कहीं कहीं किसी कोने में मिलता, अभी भी 10 से ज़्यादा नहर नहीं मिलते हैं आपको। जब पीटी के लिए आप पढ़ते 10-12 नहर मिलती है। दक्षिण का बिहार का जो भाग है वहाँ नहर बनाना मुश्किल है, क्योंकि पाठार के प्रदेश आ जाते हैं। उत्तर के बिहार में बाढ़ के कारण इतना मुश्किल होता है कि नहर और नदी में कोई फर्क नहीं पता चलता है। ओके, यांत्रिकरण भी कम था कृषि का। यांत्रिकरण क्या होता है? यांत्रिकरण का मतलब होता है अब छोटा खेत है, उसमें कहाँ से कोई ट्रैक्टर लेकर जाएगा जोतने के लिए, या ट्रैक्टर लेकर जाएगा भी तो उसको खरीदने का कहाँ से सामर्थ्य लाएगा वो? समझ रहे हो ना? क्योंकि उत्पादकता ही कम है। तो ये सब क्या है? ये सब समस्याएं हैं। अब चलते हैं पीडीएफ पर, उसके बाद मैं आपको अंत में समाधान भी बताऊंगा। भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया की मात्र 2.4% क्षेत्र, 4.2% पानी और विश्व की लगभग 17.5% आबादी का भरण पोषण भारत इसी ज़मीन से, इसी पानी से कर लेता है। 17.5%। दे दो इतनी बड़ी अमेरिका को आबादी, फिर देखते हैं अमेरिका रहता है कि भारत हो जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का क्या महत्व है? ध्यानपूर्वक देखना, डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना कि बिहार में कृषि की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या समाधान हो सकते हैं उसके। बिहार में लगभग 74% श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर हैं। 2019-20 में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 18.7% था, लेकिन अभी वर्तमान डेटा में 19.2% के आसपास बना हुआ है प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी। यह क्षेत्र राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, गरीबी एवं कुपोषण की कमी करने, एक बड़े और संगठित क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध कराने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और समावेशी विकास की संकल्पना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समावेशी विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और संगठित क्षेत्र को रोजगार, ये सब शब्द आपके आंसर में दिखने चाहिए। आंसर सामान्य भाषा में अपने शब्दों में लिखो, लेकिन ये सब शब्द टेक्निकल चीज़ें हैं जो दिखनी चाहिए आंसर में। इससे क्या होता है? इफेक्टिव होता है आपका आंसर, पढ़ने में मज़ा आता है। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? स्वरूप का मतलब बिहार में कृषि किस तरह से की जाती है। आप एक खेत में खड़े हो, सोचो आंख बंद करके आप खेत में खड़े हो, आपके आसपास किस तरह के खेत दिखते हैं? क्या छोटे खेत दिखते हैं? बिल्कुल सही बात। क्या उनकी उत्पादकता हद से ज़्यादा है? नहीं। आपको मंडियाँ दिखती हैं क्या अपने आसपास? बिल्कुल नहीं दिखती होंगी। क्या आपको कोल्ड स्टोरेज दिखते हैं अपने आसपास? नहीं दिखते होंगे। खाद के कहीं कहीं पर केंद्र बने हुए हैं, इफ़को वगैरह जो खाद बांटा जाता है वो सब। इसके अलावा क्या आपको कहीं पर दिखता है कि कोई सॉइल टेस्ट करने आया हो आपके खेत में? क्या वर्षा की जानकारी आपको समय समय पर मिल पाती है? नहीं मिलती है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये आप सोचो खेत में खड़े हो और चीज़ें दिमाग में इमेजिन करोगे क्या क्या हमारे दिक्कत आ सकती है खेत में जब खड़े होते। तो कृषि तो करते होगे ना यार, खेत में कभी तो जाते होगे ना आप लोग। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता से अभिप्राय
प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। राज्य की कृषि उत्पादकता बहुत ही निम्न है, यानी कि 1 हेक्टेयर में हम जितना आलू उपजाते हैं बिहार वाले, यूपी वाले, उसी की तुलना हम 5 गुना अधिक उत्पादन कर लेते हैं 1 हेक्टेयर में, यानी कि उत्पादकता हमारी कम है। कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण बनती है। बिहार में कृषि जोतों का आकार सामान्यतः बहुत छोटा है। लघु जोतें कृषि समृद्धि की प्रक्रिया में निम्न प्रकार से रुकावट डालती हैं। अब जो छोटे छोटे खेत होते हैं वो कैसे कठिन हो जाते हैं उसमें काम करना। कृषि का यांत्रिकरण नहीं हो सकता। छोटे खेत में हल बैल लेकर जाओगे, ट्रैक्टर लेकर जाओगे, ट्रैक्टर वाला बोलेगा 200 रुपया, हल बैल सोचोगे छोड़ो यार चला लेता, हल बैल ही छोटा सा तो ही तो खेत है। तो यहाँ पर मुश्किल आती है क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, जोत अच्छी नहीं हो पाती है। लघु और सीमांत स्तर पर कृषि निरंतर ही लाभ के लिए उद्यम के स्थान पर निर्वाह का एक स्रोत बनी हुई है। कृषि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है उद्यम, एक होता है निर्वाह। निर्वाह का मतलब क्या होता है, जो उपजाया उसको खा लिया, क्योंकि उतना ही उत्पादन ही हुआ था। अब 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ तो 10 क्विंटल साल में खुद ही खा गए, क्योंकि ज़्यादा हुआ ही नहीं। चावल उपजाया खुद ही खा गए, दाल उपजाया खुद ही खा गए। क्या आमदनी हुई आपकी? नहीं, सिर्फ पेट भरा। लेकिन उद्यम वाला में क्या होता है, 100 क्विंटल उत्पादन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्विंटल खाएगा, उसके अलावा बेचना ही पड़ेगा, है ना। जैसे चावल ही है या सब्जियां ही हैं, इतनी ज़्यादा उत्पादन कर ले कि उसको बेचना ही पड़ेगा, तो उसको क्या हो रहा है, उसको आय हो रही है। वो निर्वाह कृषि नहीं कर रहा है, वो उत्पादन कर रहा है व्यापार वाला कृषि, उद्यम वाला कृषि। हम किस वाला कर रहे हैं? बिहार में अधिकतर क्या है, उपजाओ और खा लो, बेचने के लिए बचता ही नहीं है कुछ। ओके, लघु जोतों की वजह से किसान इनमें प्रौद्योगिकी का प्रयोग हेतु प्रोत्साहित भी नहीं होते। छोटा सा खेत है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओगे तुम बताओ। बिहार में कृषि क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुतायतें पाई जाती है। एक खेत है जहाँ पर 2 लोग मिलकर सारा काम कर सकते हैं, लेकिन घर के 4 लोग भी बेरोजगार पड़े हुए हैं, इसलिए 6 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन तो वही 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो हो रहा है। जितना 2 लोग मिलकर उत्पादन कर सकते हैं तो उतना ही 6 लोग मिलकर भी कर रहे हैं। तो क्या कोई लाभ हुआ? मतलब 4 लोग जो हैं वो छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो। ओके, बिहार में ज़्यादातर लघु एवं सीमांत किसान हैं, जहाँ किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना है, न कि लाभ कमाने के लिए। बिहार में कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है तथा वर्षा की अनिश्चितता की वजह से कृषि उत्पादन में भी अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इस वर्ष के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है, ये इस साल यही हुआ है। बिहार में अधिकांश खेत छोटे आकार के हैं, उन पर खेती करने वाले अधिकांश किसान निर्धन होते हैं। पिछड़ी तकनीक का उपयोग करने को उनकी बाध्यता होती है। ट्रैक्टर, थ्रेसर और अन्य कृषि संबंधी मशीनों का प्रयोग सामान्य रूप से बहुत कम होता है। ये उसने पॉइंट लिखा है जो नहीं गए आज तक खेतों में। ट्रैक्टर और थ्रेसर का उपयोग तो लगभग में सभी जगह ही होता है। वो कोई गरीब से गरीब किसान भी होता है तो भी वो कर लेता है कि ठीक भाई थ्रेसर पर तो ले ही जाएंगे, वरना क्या करेगा, कैसे गेहूँ निकालेगा। ओके, आज ही बिहारी कृषि क्षेत्र में आधुनिक आगतों जैसे उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि निवेश करने के लिए धन नहीं है लोगों के पास। समझना इस चीज़ को। वो जो 50 किलो ला के यूरिया डालेगा या अलग अलग खाद डालेगा, पोटास डालेगा, वो पैसा नहीं है लोगों के पास। आज ही बिहार कृषि क्षेत्र में आधुनिक आगतों, ये सब पढ़ दिया मैंने। बिहार कृषि क्षेत्र की समस्याएं, यहाँ से पॉइंट वाइज नोट्स करना। आपको कैसे लिखना है, बिहार कृषि की समस्या कैसे लिख दिया मैंने, इस पे लिखना ही नहीं बनता है मेरे से। तो समस्या लिखा मैंने, इसको घेर दिया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, छठा पॉइंट, ऐसे लिखना है। फिर उनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। परंपरागत दृष्टिकोण, हम खेती के जो आज से 100 साल पहले करते थे आज भी उसी ढर्रे पर कर रहे हैं। वे आज भी कृषि हेतु परंपरागत दृष्टिकोण का ही उपयोग करते हैं, तकनीकी का यूज नहीं करते हैं। फार्म वगैरह की कृषि जो होती है उसका नहीं करते हैं। कैश क्रॉप की कमी है बिहार में, नकदी फसल जिसको कहा जाता है। ओके, वित्त का अभाव है, मतलब निवेश की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं खेती में, क्योंकि कुछ रिटर्न भी तो आए तब तो कोई निवेश करेगा ना। अब 100 रुपये लगाया, आया 1 भी रुपया वापस नहीं, तो क्या करेंगे उसको लगा के। समझ रहे हो ना मेरी बात। छोटी व बिखरी जोतें हैं, एक है यहाँ पर 5 कट्ठा, यहाँ पर 5 कट्ठा है, यहाँ पर 5 कट्ठा है, यहाँ पर 5 कट्ठा है। अब सोचो ये सारा मिला के एक ही जगह 1 बीघा ज़मीन रहता। 1 बीघा हालांकि कम ही होता, 20 कट्ठा कोई खास नहीं होता है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा ज़मीन होता उसके पास। 1 बीघा अगर किसी एक जगह पर हो तो उसमें कृषि कितना अच्छे तरीके से किया जा सकता है।
सिंचाई के अस्थायी स्रोत का अभाव है, अभी भी नहरों का, बोर्डिंग पंपों का, सरकारी पंपों का, इन सब जगह विकास सही ढंग से नहीं हो पाया बिहार में। निम्न कृषि यांत्रिकरण है, कृषि में आज भी मानव का उपयोग ज़्यादा होता है। मानव के उपयोग से ज़्यादा से क्या होगा, या तो एक चीज़ होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी होगी, दूसरा चीज़ क्या होगा, उनको पे करना पड़ता है ना, कुछ तो देते होंगे ना जो खेत करने आते हैं, किसान को खेत में मदद करने आते हैं लोग, तो वो अगर नहीं देना पड़ेगा, उसकी जगह एक ट्रैक्टर ले लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कम लागत होगा, एक बार का लागत होगा, लेकिन 10 साल में तो वसूल हो ही जाएगा। तो यानी कि यांत्रिकरण कम है आज भी कृषि में। अच्छी एवं व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव है, बेचने के लिए कोई जगह है ही नहीं। अब बिचौलिया आया, बिचौलिया ने किसान को क्या बोला कि तुम मुझे 20 रुपये किलो ये गेहूँ दे दो। किसान ने उसको दे दिया, क्योंकि उसके पास मार्केट जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो उसके पास मार्केट जाने का पैसा है, ना उसके पास गाड़ी है, ना ट्रैक्टर है, कुछ नहीं है। ये बिचौलिया है, 20 रुपये ले गया, ये मार्केट में ले जाके 40 रुपये किलो गेहूँ बेचा, 20 रुपये का लाभ कमाया। ये 40 रुपये किसको मिलना चाहिए था, कम से कम किसान को इसमें से 35 रुपये तो मिलना चाहिए था, समझ रहे हो ना। इसको मिला कितना, 20 रुपये। यानी कि विपणन का अभाव है, कोई खरीदने वाला ढंग का मंडी नहीं है बिहार में आज भी। ये समस्या तो है ना, देखते होगे ना, बाजार समिति वगैरह जो होते हैं अलग अलग जगहों पर, वही मंडी होता है, लेकिन बाजार समिति आपके घर से कितना दूर होता है, वहाँ तक जाने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों को। तो इसीलिए ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अपर्याप्त भंडारण और परिवहन की सुविधा। अब जैसे यूपी में जाओगे, पश्चिमी यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। थोड़े बहुत पैसा लेके 50 मान लो 10 क्विंटल आलू है, 20 क्विंटल आलू है, तो बोलेंगे ठीक है इसमें से 1 क्विंटल मुझे दे दीजिए, आप रख लीजिए। तो आप रख लोगे, ठीक है 1 क्विंटल का दाम दे रहे, बाकी 19 क्विंटल तो है ना अपने पास, उसको बाजार में बेच लेंगे। लेकिन कोल्ड स्टोरेज बिहार में कहीं आपको दिखेगा ही नहीं जल्दी, रेयरली कहीं पर दिख जाए। तो कोई ख़राब होने वाली चीज़ें जो हैं वो तो जल्दी से उसका खपत नहीं हुआ तो वो तो ख़राब हो जाएंगी। अब 5 दिन बाद उस चीज़ का कीमत हमें मिलता 100 रुपया, है ना, लेकिन हमारे पास रखने की जगह नहीं है कि हम 5 दिन उसको रख सकें। तो आज कोई 40 भी देगा तो हम बोलेंगे ठीक है भाई ले जाओ, सरने से अच्छा है कि 40 रुपये किलो तो हमें मिल जाए। समझ में आ रही हैं चीज़ें, फील कर रहे हो कि क्या दिक्कतें आती किस नहीं कृषि में। ओके, तो ये चीज़ें फिर आपको याद नहीं रखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आप जाके वहाँ पर धड़ल्ले से लिख दोगे, दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल कि हाँ ये चीज़ें समस्या आती हैं कृषि में। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कर सकते हैं। सुधार जब भी किया जाता है, एक होता है इंस्टीट्यूशन के लेवल पर सुधार। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई संस्थागत सुधार किया हमने जो लंबे समय तक चलता रहेगा, कोई बड़ा कानून बना दिया हमने जो लंबे समय तक चलता रहेगा। टेम्परेरी भी कुछ सुधार होते हैं कि टेम्परेरी रूप से कुछ सुधार किया हमने। तो सुधार को हमेशा 3 भागों में बांटना, संस्थागत सुधार अथवा भूमि सुधार, तकनीकी सुधार और सामान्य सुधार में बांट लेना। मध्यस्थों को हटाना चाहिए, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहिए, लगान का नियमन करना चाहिए, चकबंदी होनी चाहिए। चकबंदी का मतलब एक जगह भूमि होनी चाहिए, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण, हदबंदी भी होना चाहिए, सहकारी खेती पर जोर देना चाहिए। तकनीकी में कृषि का आधुनिकीकरण, अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग, रासायनिक खाद्य का प्रयोग, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक खेती करना चाहिए, खेती की यांत्रिकरण करना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए, जैविक कृषि पर ध्यान देना चाहिए, हॉर्टिकल्चर पर ध्यान देना चाहिए, बागवानी वाली कृषि पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ओके, सामान्य सुधार में क्या हो सकता है, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, साख उपलब्ध कराना, ऋण अगर मिलेगा किसी को, कृषक को आसानी से, तो वो निवेश कर सकता है, वो ट्रैक्टर खरीद सकता है अच्छे, वो थ्रेसर खरीद सकता है अच्छे, एक बार का निवेश होता है। ट्रैक्टर खरीद के वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, पशुओं के लिए अच्छे रूप से चारागाह बना सकता है वो। कीमत समर्थन नीति होनी चाहिए, अच्छी भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब क्या है, ये सब वो क्षेत्र हैं जिसमें सुधार किया जा सकता है। ये डेटा हमारे किसी काम का नहीं है। अगले पर आते हैं कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब कोई एक पानी का बोतल है, सामान्य से लैंग्वेज मैं समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। पानी का बोतल है, मैं लेके खड़ा हूँ हाथ में उसको, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2 रुपया दे देगा या 10 रुपया दे देगा। वही पानी का बोतल विराट कोहली लेके खड़ा है हाथ में, उसी पानी को 200 रुपया भी कोई दे के चला जाएगा। ये क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग है, आप जिस चीज़ को कितने अच्छे से बेच पाते हो वही मार्केटिंग है।
कोई आज से 100 साल पहले सोच सकता है कि पानी भी बेचने की चीज़ बन सकती है? आज मिलता है 20 रुपये का बोतल 1 लीटर, 200 रुपये का भी 1 लीटर वाला पानी आता है। तो ये क्या है? ये मार्केटिंग है। सामान में आप कितना ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हो, वही होता है मुख्य रूप से उसका दाम। कृषि विपणन में उन सभी गतिविधियों को, एजेंसियों को, नीतियों को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा कृषि उत्पादों को किसान के खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। खेत से लेकर आप जो खा रहे हो, आपके थाली तक पहुंचा है सामान, इस बीच में बहुत लंबी दूरी तय की है उसने। ये पूरा क्या कहलाता है? प्रोसेस विपणन कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। कृषि विपणन बहुत सारी गतिविधियां एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। फसलों को उगाना, काटना, कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण, बांटना, विभाजन करना, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन, वितरण एवं विक्रय करना, ये सारा कुछ मिलकर क्या कहलाते हैं? कृषि का मार्केटिंग कहलाता है। भारत में सामान्यतः छोटे या मध्यम श्रेणी के किसान हैं। ऐसे में किसान अपने कृषि उत्पाद को गांव में ही किसी व्यापारी, साहूकार या महाजन को विक्रय कर देते हैं। यदि कोई किसान अपने कृषि उत्पाद का विक्रय गांव के सामान्य बाजार, हाट या स्थानीय मंडी में करता है तो उसे अनेक प्रकार के शुल्क देने पड़ते हैं। मध्यस्थों की एक श्रृंखला के कारण उसे अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अब आपको बोलेगा कि परिवहन में क्या सुधार करना है, पैकिंग में क्या सुधार करना है, भंडारण में क्या सुधार करना है, विज्ञापन में क्या सुधार करना है, वितरण में क्या सुधार करना है, विक्रय में क्या सुधार करना है। इससे क्या हो जाएगा? ओवरऑल पूरी की पूरी कृषि मार्केटिंग में सुधार हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सब क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर विपणन। अगला क्या है? अगला है भारत में कृषि विपणन व्यवस्था में विद्यमान दोष क्या है। अब कृषि के मार्केटिंग में दोष क्या है, ये चीज़ पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, देख लेना। आपको प्रीवियस ईयर के जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आप देखना 65वीं या 64वीं वीपीएससी में पूछा हुआ है कि विपणन को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो कृषि विपणन में क्या क्या कमियां हैं? किसानों पर ऋण का भार बहुत ज़्यादा है, दोषपूर्ण संग्रहण व्यवस्था है, श्रेणी विभाजन का अभाव एवं दरा प्रणाली है अभी भी, मध्यस्थों की बड़ी संख्या है अभी भी, बहुत अधिक शुल्क एवं प्रभार लगाए जाते हैं। 10 रुपये किसान को मिलते हैं, वही चीज़ मार्केट में 100 रुपये का बिकता है। किसान को 90 रुपया नहीं मिल पाता, वो 90 रुपया मध्यस्थ के लोग खा जाते हैं। अगला है अनियमित मंडियों में कपटपूर्ण नीतियां हैं, मूल्य संबंधी सूचना का अभाव है। पता ही नहीं है किसानों को कि मार्केट में जो चावल है उन्हीं को उपजाया हुआ वो 70 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि किसान ने तो उसको 15 से 20 रुपये किलो में बेच दिया था। तो इस तरह की चीज़ों का भी अभाव है। अल्प विकसित परिवहन का व्यवस्था है। तो आपको बोलेगा इन चीज़ों में सुधार करना था। आप किसानों का ऋण भार को कैसे सुधार करोगे? बोलोगे कि उनको ऋण भार के हम सुधार कर सकते हैं किस विधि के द्वारा? कि उनको अच्छी बीजें हम एक बार उपलब्ध करा दें, सब्सिडी दे दें, या जो एमएसपी होते हैं उसको डिसाइड कर दें, जिससे किसान की आय बढ़े। किसान की आय बढ़ते हैं तो क्या होगा? वो ऋण को खुद ब खुद चुका देगा। ओके। मध्यस्थों की बड़ी श्रृंखला से क्या होगा? आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करोगे, बोलोगे ई मंडी बनाएंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक मंडी, इस पर किसान खुद से अपना सामान बेच सकता है डायरेक्ट ग्राहक को। ओके, तो इससे भी सुधार हो सकता है। अल्प विकसित परिवहन व्यवस्था में क्या बोलोगे? समुचित पक्की सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। या सरकार ऐसा तो कर सकती है ना कि एक गांव में जाए, एक दिन ट्रक लेके सबका किसानों का सामान खरीद के लेके आ जाए। ये व्यवस्था भी सरकार लागू कर सकती है। आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, मौलिक विचार होने चाहिए दिमाग में, किताबी विचार नहीं होने चाहिए, आपके अपने विचार होने चाहिए। सोचो आपके गांव का एक किसान है जिसको उर्वरक नहीं मुहैया हो पा रहा है, आप क्या बोलोगे? कि इसको उर्वरक मुहैया करवाना है। आज मैं आपको एक योजना का नाम बताता हूँ, इसको ज़रूर लिखना। ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है, इसका नाम है राइथू। इसको नोट कर लेना, राइथू भरोसा केंद्र। राइथू भरोसा केंद्र, ये पता है क्या है? राइथू भरोसा केंद्र, राइथू भरोसा केंद्र आंध्र प्रदेश सरकार की एक योजना है। एक दुकान जैसा बनाया गया है हर पंचायत में, जहाँ पर आप जाओगे, कोई भी किसान जाएगा तो उसको कृषि के लिए सामान भी मिल सकता है, बीज मिल सकता है, उर्वरक मिल सकता है, कृषि करने के लिए यंत्र मिल सकता है, अच्छे हथियार मिल सकते हैं, यंत्र मिल सकता है, हथियार से तो लड़े जाते, यंत्र मिल सकता है, कुदाल मिल सकता है, ट्रैक्टर मिल सकता है, थ्रेसर मिल सकता है, खरपतवार हटाने वाला मिल सकता है, कीटनाशक मिल सकता है। इसके साथ साथ सुझाव भी यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है इस दुकान पर। इसके अलावा आप अपने उत्पाद को यहाँ बेच भी सकते हो। सारा काम एक ही जगह, वन स्टॉप सेंटर है। आप अपने खेत की मिट्टी का भी जांच करवा सकते हो, सॉइल टेस्टिंग भी करवा सकते हो। राइथू भरोसा केंद्र पर जाकर प्रमाणिक उर्वरक ले सकते हो आप।
ओके, ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर अगर मिल जाएंगी, सोचो पंचायत में कोई एक ऑफिस हो जहाँ किसान जाए, वो कोई भी उसके दुख हो उसका निवारण हो जाए, तो समझ लो कितना बड़ा मदद होगा। तो आप लिख सकते हो कि आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर बिहार में भी राइतु भरोसा केंद्र जैसी योजनाओं का शुभारंभ करनी चाहिए। इससे परिवहन और विपणन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो कृषि पर ये 40 मिनट का लेक्चर था, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। PDF तो 2 ही पेज का था, बाकी पॉइंट्स मैंने जो बोला है उसको ध्यान रखना। कैसा लगा हो वीडियो का लेक्चर ज़रूर बताना। संसाधन का अभाव है, अगर ब्लैक बोर्ड होता मेरे पास या डिजिटल बोर्ड होता तो मैं दिखाता पढ़ाना क्या होता है। ओके, खैर छोड़ो, जिसमें भी है उसी में खुश रह के पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। आप लोग भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।